नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चित्रंजन भारती है और मैं फिलहाल अभी रेलवे में सीसीटीसी पर कार्यरत हूँ। आज हम इस वीडियो में बिहार से रिलेटेड सारे एग्जाम के बारे में जानकारी देंगे कि आपको किस प्रकार से मेहनत करना चाहिए कि एक बार में ही आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाए। क्योंकि जितना भी बिहार में वैकेंसी लिख रहा था जो 2024 से लेकर 25 में जितना भी वैकेंसी है वो सारा का एग्जाम लगभग डेट फिक्स हो चुका है। तो और उसका एग्जाम डेट जनवरी से फरवरी मंथ के बीच में। सबसे पहले बात किया जाए इंटर स्तरीय रेलवे, इंटर स्तरीय और रेलवे का लगभग सेम ही होता है सिलेबस है। तो इंटर स्तरीय जो बिहार एसएससी है उसका एग्जाम डेट भी पब्लिश हो चुका है और लगभग इसका अगर पोस्ट संख्या की बात किया जाए तो लगभग 23,000 बढ़ के पहले था 11,000 और उसमें 12,000 इंक्लूड होकर लगभग 23,000 वैकेंसी अभी हो चुका है। तो इस वैकेंसी में हम अपना एक सीट कैसे फिक्स करें उसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। तो अगर अच्छा लगे मेरे वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि जो भी बिहार में मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा तो इस जॉब में उनका सिलेक्शन सिक्योर हो पाए। तो देखिए इसमें अगर इंटर स्तरीय की अगर बात किया जाए तो लगभग इसका डेट जनवरी से फरवरी मंथ में फिक्स रखा गया है। यानी एग्जाम जो देखिए इलेक्शन का टाइम ऐसा टाइम होता है कि जो भी पेंडिंग चीज़ होता है वो भी बाहर निकल कर आ जाता है एग्जाम इलेक्शन के टाइम में। क्योंकि सरकार के प्रेशर होता है कि जो भी वैकेंसी है उसको क्लियर कराए जिससे कि जो भी कैंडिडेट, क्योंकि फॉर्म भरने वाले की जो एज होता है वो मिनिमम 18 साल होता है और वोट देने वाले के लिए भी मिनिमम एज 18 है। तो जो मैंने कि फॉर्म भरे वो वोट भी देंगे तो बच्चों को गुस्सा न रह पाए कि हमारा जो वैकेंसी वो क्लियर नहीं करा रहा। इससे बचने के लिए एग्जाम डेट रिलीज हो चुका है। तो इस एग्जाम को कैसे हम लोग क्रैक कर पाए चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि सिलेबस के बारे में इसके जानकारी होना चाहिए। अगर किसी भी जॉब को लेना है तो सिलेबस की अगर जानकारी नहीं है तो आप कितना भी मेहनत करें और कोई काम का नहीं है। तो हम एक कोट के साथ शुरुआत करते हैं, या तो जान लगा दो या तो जाने दो। मतलब आपके पास अब ज़्यादा दिन नहीं बचा, मात्र 60 दिन बन रहा है और उसी में आपको जो करना है सब चीज़ कर देना है कि और ज़्यादा बुक के चक्कर में ना रहे कि हम ये बुक पढ़ लेते ये बुक पढ़ लेते। एक ही बुक को 2 से 3 बार पढ़ के जाए जिससे कि एग्जाम में कन्फ्यूजन ना रह पाए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्योंकि बहुत बार होता है कि आपको पता रहने के बावजूद भी आप क्वेश्चन वो गलती कर जाते हैं और वो सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाता है। क्योंकि हल्का क्वेश्चन अगर गलती होता तो आप सीधे रेस से बाहर हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए इंटर स्तरीय सिलेबस की अगर बात किया जाए तो इसमें प्रश्नों की संख्या 150 होती है और वही अगर बात किया जाए इसमें रीजनिंग 50, मैथ 25, जीके 50 और साइंस 25 होता है। यानी आपको 4 पार्ट में ये सिलेबस को बांटा गया है, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस। तो और लगभग सारा का बिहार का जितना भी अभी एग्जाम है जैसे एडी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, एसएससी सीजीएल 4 हो गया, बिहार एसएससी सीजीएल 4 और इंटर स्तरीय लगभग सारा का सिलेबस सेम है। अगर आपका एक बार तैयारी हो गया तो लगभग सारा में आपका एग्जाम क्लियर होगा और एक जॉब आपके नाम 2026 में आपके नाम लिखा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, हमने क्या किया, हम आपको क्या इस समय नहीं करना चाहिए वो भी हम बताएंगे। क्योंकि क्या होता है कि तैयारी के दौरान हम लोग इंस्टाग्राम पर रील आज बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है तो रील से थोड़ा सा बचने का प्रयास करें जिससे कि आपका समय जाते जाते अगर 1 घंटा भी आप बचा पाते हैं तो पढ़ाई में आप 2 घंटा दे पाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले हम जीके पर ले चलते हैं। जीके देखिए जीके को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। पहला जो जनरल अवेयरनेस, दूसरा हो गया करंट अफेयर्स। जनरल अवेयरनेस में आपको क्या करना है कि आपको इसमें हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और जो पार्ट है वो उसको कवर करने के लिए आपको लुसेंट पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो बीपीएससी एग्जाम लेटेस्ट हमने देखे आया और ये बिहार एएसओ उसमें आपको लुसेंट से ही सारा क्वेश्चन डिटो छाप दिया गया था। तो मतलब लुसेंट एक ऐसा रामबाण बुक है बिहार के लिए कि आप उसको पढ़ के जाइएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रिजल्ट आपको ना मिले। तो लुसेंट बुक को पढ़ना है मस्ट। ब्लू कलर का जो लेटेस्ट अगर आपके पास लुसेंट है तो वो लेकर आप पढ़िए जिससे कि आपका सिलेक्शन सिक्योर हो पाए। और यूट्यूब के माध्यम से भी जो भी आप एक्स्ट्रा कंटेंट टाइम आपको मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं। दूसरा करेंट अफेयर्स, यानी जीके का वेटेज 50 क्वेश्चन है तो समझ लीजिए 1/3। तो उसमें जीके में क्या आजकल जो लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार क्या हो रहा है कि जीके को थोड़ा वेटेज कम करके करेंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा रखा गया है। तो करेंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, करेंट अफेयर्स के लिए आपको स्पीडी बुक जो मंथली
कंपाइलेशन आता है 6 मंथ का, 1 ईयर का, वो आपको लेकर लाइन बाय लाइन जितना भी टॉपिक है उसमें अवार्ड्स हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, इंडेक्स हो गया, ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो गया, रक्षा डिफेंस सेक्रेटरी से रिलेटेड हो गया, वो सारा क्वेश्चन को आपको स्पीडी बुक अपने मुँह जवानी होना चाहिए कि अगर कोई सुतले में भी पूछ दे, सुते हुए भी उठा के पूछ दे कि अभी बताओ कि ITBP के अध्यक्ष कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, ये सब तो आपको पता, गवर्नर भी कौन है, तो आपको याद रहना चाहिए। तो ये सब करेंट अफेयर्स के लिए आपको, क्योंकि 50 क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर्स को देखने को मिल सकता है, 10 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलेगा, तो ये आपके लिए सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो 2 चीज़ हो गया, लूसेंट एक कवर करना ही करना है आपको एग्जाम से रिलेटेड से पहले, दूसरा हो गया स्पीडी। अब चलते हैं साइंस। साइंस देखिए, साइंस ही बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन इजी रहेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन मॉडरेट रहेगा, और साथ ही साथ जो 6 से 7 क्वेश्चन रहेगा बहुत ही बिहार में हार्ड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, लगता है कि कहाँ से पूछा है वो किसी को नहीं पता चलता है। तो आपको वो भी आपको कवर करने के लिए NCERT बुक 9th एंड 10th का अभी टाइम है आपके पास, 60 दिन आपके पास टाइम है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, NCERT का क्लास 9th एंड 10th का जो बुक होता है वो पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन, जिससे कि आप समझ बढ़ सके। जो भी आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है वो लाइन मार दे, जो भी आपको समझ में आ रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है उसको लाइन मार के लास्ट में आपको एग्जाम के टाइम में 10 से 15 दिन में एग्जाम जो भी आपने अंडरलाइन किया है उसको पढ़ने से आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। यह हो गया साइंस के लिए करना है बस। और तीसरा हो गया, अब हो गया मैथ। मैथ के लिए क्या करना है, मैथ के लिए आपको क्या करना है कि अभी चैप्टर वाइज था, चैप्टर वाइज डेली तौर पर चैप्टर वाइज क्लासीफाई कीजिए कि हमको आज 2 दिन में परसेंटेज खत्म कर देना है, 1 दिन में प्रॉफिट लॉस खत्म कर देना है, इस प्रकार के 30 दिन का शेड्यूल तैयार कीजिए, जिसके मैथ का टॉपिक के बारे में आपका रिवीजन हो सके, और साथ साथ डेली के तौर पर 30 से 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको सारा मैथ का जो टॉपिक है वो भी रिवीजन एक साथ होते रहे। मैथ में इतना करना है, और अगर आपको मैथ समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब की हेल्प से आप मैथ सीख सकते हैं, अभी टाइम आपके पास है। अब रहा ये रीजनिंग। रीजनिंग का सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, मैथ रीजनिंग दोनों ही एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, यानी आपको 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा जा रहा है, इसमें आप 70 प्लस तक क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेली आप प्रैक्टिस करें, मॉक दीजिए, मॉक से मत डरिए, क्योंकि आपका सिलेबस कितना भी कवर हो जाए मॉक से ही आपका सिलेक्शन होगा, तो मॉक जरूर दें जिससे कि आपका सिलेक्शन सिक्योर हो पाए। अब चलते हैं, देखिए ये सब सारा जानकारी हो गया, और आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मारना। आप रीजनिंग के लिए क्या करना है कि जो भी रीजनिंग के लिए डेली प्रैक्टिस करें, और जो टॉपिक आपसे गलत हो रहा है वो टॉपिक का सीखने का प्रयास करें। बस रीजनिंग के लिए यही फंडा है कि आप डेली से 30 से 35 मिनट उसको प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही साथ जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा उसको, जैसे कैलेंडर कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, क्लॉक कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, यानी आपको उसके बारे में कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे कोडिंग डिकोडिंग क्या हो गया कि आप पैटर्न सेट रहेगा तो आप बना सकते हैं, लेकिन कैलेंडर आ गया कि बताइए 25 जनवरी 2025 को कौन सा डेट था, तो आपको कंसेप्ट ही नहीं पता रहेगा कि कैसे निकाले, तो वो नहीं होने वाला कभी, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए कोई लॉजिक नहीं लगेगा उसमें, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। तो चलिए यही था कि आप लोग कैसे तैयार करें, क्योंकि अगर 2025 में आपको सिलेक्शन लेना तो मेहनत तो करना पड़ेगा, या तो जान लगा दो या तो जाने दो, यही फंडा है। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कि जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि हमने ये मेहनत किया और सारा इसका फ़ायदा उठा पाए। धन्यवाद।